नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एस.के. आहूजा हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से आज जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं सर पे हैं, बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम सर पर हैं, किस तरीके से हम तैयारी करें, मतलब छात्र किस तरीके से तैयारी करें। नमस्कार जी, आपके आपका पूरा परिचय के साथ। मैं डॉक्टर संजय आहूजा, चेयरमैन DNV सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहूँगा कि लगभग इस समय सभी विद्यालयों के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर सभी सिलेबस समाप्त हो चुके हैं और इस समय सब स्कूलों के अंदर रिवीज़न का ही वर्क चल रहा है और बहुत ही समय हमारे पास कम बचा हुआ है इस समय, क्योंकि समय को देखते हुए हमें अधिक से अधिक रिवीजन कराने की आवश्यकता है। और जी जैसे कि आपने कहा कि समय कम बचा हुआ है, मैं सवाल उन बच्चों के लिए करना चाह रहा हूँ जो एवरेज बच्चे हैं। कि जो टॉपर बच्चे हैं वो तो अपने हिसाब से पढ़ाई कर ही लेते हैं हमेशा। जो एवरेज बच्चे हैं वो किस तरीके से पढ़ें, घर पर, स्कूल में। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न करा आपने ये, कि जो एवरेज विद्यार्थी है या जिसको पास होने के लिए भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जा कर के वो पास होते हैं बच्चे, उनके लिए हमने अपने विद्यालय के अंदर एक सिस्टम बनाया हुआ है कि पिछले वर्षों के जितने भी एग्ज़ाम्स क्वेश्चन पेपर होते हैं वो हम लगभग सभी विषयों के 4-5 पेपर हम उनको करवा देते हैं और उनके ऊपर बहुत ही अच्छी कड़ी मेहनत करवा करके वो पेपर करवाते हैं। और एक पेपर करवाने के बाद उसके अंदर जो कमियां होती हैं वो सारी की सारी बच्चों को बताई जाती हैं। भाई आपने इस पेपर के अंदर ये कमी रखी, इस पेपर के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये कमी रखी, अगर इसको इस तरीके से करते तो ये और बेहतर होता और इसमें आप इस तरीके से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चा स्लो करते करते वो बच्चा जो है काफ़ी अधिक अंकों की श्रेणी में आ जाता है और इस प्रकार से हम एवरेज बच्चे को भी अधिक से अधिक अंक दिला सकते हैं। सर, आपने एजुकेशन सिस्टम पर PhD की है। आप PhD करने वाला अपने आप में बताते कि डॉक्टर साइंटिस्ट की एक संज्ञा मिल जाती है। एजुकेशन सिस्टम में क्या कुछ खास बदलाव देखते हैं आप? एजुकेशन सिस्टम पे अगर हम विशेषतः बात करें कि बहुत पुराने समय से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है, लगभग अब वो परिवर्तन की मांग कर रहा है और जो हमारी वर्तमान सरकारें हैं वो भी इसी चीज़ में लगी हुई हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो परिवर्तित हो और आने वाले समय के अंदर पूरा लगभग हमारा जो देश है एक परिवर्तित जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें परिवर्तित हो जाएगा और ये भी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। बाकी लगभग जो हमारा सिस्टम एट प्रेजेंट हमारा चल रहा है हम उसी में ही चल रहे हैं। चलिए सर, आपसे मैं दोबारा से बात करूंगा थोड़ी देर में। पहले कुछ टीचर्स हैं आपके, उनसे हम जान लेते हैं। सर, आप सभी खड़े हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बैठ के हो नहीं पाएगा। सर, आप सबसे सवाल एक है आपसे कि शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है। शिक्षा का स्तर संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, शिक्षा का स्तर अगर परिचय हाँ जी सर। मेरा नाम पंकज ठाकुर है जी, मैं कॉमर्स स्टडी पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी। शिक्षा का स्तर अगर हम पिछले 5-10 सालों से अगर आज को कंपेयर करें तो आज का शिक्षा का स्तर पहले से बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप आज से पहले 8-10 साल पहले जाओगे तो उस समय क्या था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। लेकिन आज के समय में ऑलमोस्ट हर स्कूल में, हर घर पे बच्चों के मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल है। कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर समझा रहे हैं कई बार बच्चों को समझ नहीं आता। तो सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिजिटल एजुकेशन इतनी सक्सेस नहीं है जितनी ऑफलाइन एजुकेशन सक्सेस है। डिजिटल एजुकेशन तो कंपलसरी इसलिए हो गई है क्योंकि कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कई बार बच्चों को समझा रहे हैं लेकिन कई बार समझ नहीं आता, तो बच्चों के पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया है कि बच्चा घर जाके भी अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू डिजिटली यूट्यूब वगैरह पे एड ऑन सर्विस हो गई। हाँ जी, उससे वो ईजिली समझ सकता है। तो इसमें भी हमारे कहीं ना कहीं एजुकेशन में इम्पैक्ट पड़ा है, किसका? इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। ठीक, हाँ जी, मैं आपसे और बात करूँ। सर, आप भी कोई एक, सर आप सभी इधर आ जाए, क्योंकि विजुअल की समस्या, ऐसे खड़े हो जाएं सर सभी, क्योंकि चेहरा इधर से आएगा। आप सभी इधर से आ जाएं सर। जी, आप भी सर बेशक साथ आ जाएं। मैडम, आप बताएं
आपसे सवाल है, यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? ठीक है, मेरा नाम मीना है। जी। मैं डीएनबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की साइंस की अध्यापिका जी। हूँ। यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना बहुत ही ज़रूरी है। जी। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इंटरनेट आगे बढ़ रहे हैं, फ़ोन का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है और बच्चे अपनी एज से ज़्यादा चीज़ों को सीख रहे हैं, जिसमें उनमें कुछ नॉलेज अधूरी है और कुछ नॉलेज पूरी है। जो अधूरी नॉलेज है उसकी वजह से यौन शिक्षा का शिक्षा स्तर में शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है। सर आप बताएं, जी आप बताएं, आपसे सवाल सिर्फ यही है कि नैतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है, इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार कौन? शिक्षक, अभिभावक या समाज? सर मेरा नाम गौरव है। जी। मैं अकाउंट्स टीचर हूँ जी। डीएनवी स्कूल में। जी। और मेरी राय ये है कि इसमें तीनों की भागीदारी है सर, तीनों को ही इसमें एक रोल प्ले करना होगा। अभिभावक भी, शिक्षक भी, और जो है पेरेंट्स, जो मतलब स्कूल भी है, वो भी, उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि मतलब सभी हम जो है ना, मतलब बच्चों में सही गलत की परख करना सिखाएं। अगर बच्चे को सही गलत की परख करना आ गया तो वो बुराइयों को वो खुद ही छोड़ने लगेगा और अच्छाइयों को वो ग्रैब करने लगेगा। सर सही और बुरे की परख सिखाएगा कौन? नहीं, वो टीचर्स करें, अभिभावक भी जो है इस पर रोल प्ले करें कि मतलब चीज़ों को ना, मतलब सही गलत की नज़र से ही सिर्फ उनको बांटे। तो कहीं ना कहीं वो फ़र्क आ गया तो मुझे लग रहा है कि बच्चा अपने आप ये खुद डिसीजन ले सकता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। आप कुछ कहना चाहेंगे एजुकेशन से संबंधित कुछ भी? एजुकेशन, मेरा नाम अतुल कुमार है। एजुकेशन से संबंधित ये है कि समय से बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में पेरेंट्स और टीचर सभी मिलकर के बच्चों को आगे बढ़ाएं। समय समय पर बच्चे को पीटीएम में टीचर्स के साथ पेरेंट्स भी शामिल हो, उसके बारे में पूछें और शिक्षा के बारे में पूछें, और घर से और स्कूल तक उसकी देखरेख होना अब बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो घर में पेरेंट्स को अपना टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों के लिए, तो वो अपना टाइम ज़रूर निकालें और स्कूल में आकर के बच्चों के बारे में ज़रूर पूछें और टीचर से मीटिंग करें। सर आप सभी से ना एक सवाल है, सभी से, आप सभी टीचर्स हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जो बोला उस हमारा आप सभी इनका समर्थन करें या ये जो बोल रहे हैं समर्थन करें। एक हेल्दी डिबेट में चाहता हूँ कि इस तरीके का कार्यक्रम हो कि हमें कुछ सीखने को मिले, हमें, आपको, हमें, बच्चों को, अभिभावक को। तो कुछ कहना चाहेंगे मैडम आप शिक्षा के स्तर पे? दूसरा नैतिक मूल्य में गिरावट और तीसरा यौन शिक्षा, इस पर कुछ भी आप कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें? मैं ऑनलाइन स्टडी के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। आप ये कहना ऑनलाइन स्टडी को बेहतर बताते हैं बेकार? बेहतर नहीं है सर। बेहतर नहीं है। देखिए हमारे साथ मैडम हैं, ये कहती हैं ऑनलाइन स्टडी का इतना फ़ायदा नहीं है जितना होना चाहिए। अब इनसे जानते हैं आखिरकार क्यों और कैसे, पूरा परिचय। सर मेरा नाम गायत्री वशिष्ठ है। डीएनवी स्कूल में मैं एज ए इंचार्ज हूँ यहाँ पर। मैं ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। जो ऑनलाइन शिक्षा है वो बेटर नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा में क्या है, बच्चों को पूरी नॉलेज नहीं हो पाती है। कुछ छोटे बच्चे हैं, उनको नॉलेज नहीं मिल पाती है, वो घर पे रहते हैं, टीचर्स उनको पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पाते, वो गेम्स में लग जाते हैं। टीचर्स यहाँ से अटेंडेंस ले रहे थे, बच्चे अटेंडेंस प्रेजेंट करके गेम खेलने लगते हैं, उनको समझ नहीं आता है। जो प्रैक्टिकल बच्चे स्कूल में आकर पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी से उनको नहीं मिल पाती है। तो मैं इसके खिलाफ हूँ कि ऑनलाइन स्टडी बंद करनी चाहिए, स्कूलों में ही पढ़ाई होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैंने वो आप ये कहते हैं कि ऑफलाइन शिक्षा बेहतर है ऑनलाइन शिक्षा के बजाय, ये ऑफलाइन शिक्षा। चलिए देखिए, इस तरीके के कार्यक्रम होते रहना चाहिए जिससे कि हम सभी को पता चल सके। मैं इनकी बातों से इसलिए कुछ समय तक समर्थन करता हूँ क्योंकि नेटवर्क जो सबसे बड़ा इशू है। आज हमारा डिजिटल इंडिया हो तो गया, लेकिन डिजिटल इंडिया है कहाँ? क्योंकि नेटवर्क ही नहीं हमारे यहाँ। 80% लोगों के पास एक ही फ़ोन है घर में, तो हम डिजिटल कैसे हो सकते हैं? बच्चे वाले 2 हैं या 3 हैं, तो किस तरीके से सभी बच्चे पढ़ पाएंगे? चलिए सर आपसे सवाल, आप स्कूल के संचालक हैं, आपसे सवाल, एक अभिभावक और स्कूल के बीच में गैप बन गया है। मैं आपके स्कूल के लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी स्कूलों के लिए कह रहा हूँ। कोरोना काल के बाद ये गैप कितना ख़त्म हो चुका है और आने वाले समय में इस गैप को कैसे ख़त्म करेंगे? ये जो आपने बताया कि एक अभिभावक और स्कूल के अंदर जो एक गैप बना हुआ है, ये काफ़ी समय से पहले तो कम था, लेकिन कोरोना काल के बाद ये कुछ अधिक हो गया है। उस अधिक होने का कारण, जो महत्वपूर्ण कारण है, वो यही है कि
जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी अभिभावक हैं, उनका जो कमाने का जो स्तर है वो काफ़ी कम हो चुका है। और कुछ लोग जो हैं वो माइग्रेट हो कर के अपने गाँव में बस गए, और जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके जो कमाई का स्तर है, जो उनका इनकम का सोर्स है, वो काफ़ी कम हो गया। और जो स्कूलों की फ़ीसें हैं, हमने लगभग 3 सालों से, कोविड के बाद हमने ये अभी हमारा 4था साल चल रहा है, हमने किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं बढ़ाई है अभी तक भी। हमने पूरा ध्यान रखा अपने पेरेंट्स का कि हमने किसी प्रकार की फ़ीस नहीं बढ़ाई। और कोरोना काल में भी हमने 4-4 महीने की, 6-6 महीने की, और छोटे बच्चों की लगभग हमने 9-9 महीने की फ़ीसें भी हमने माफ़ करी हैं। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक अभिभावक और एक स्कूल के अंदर अंतर ज़रूर बना हुआ है, और वो अंतर हम अपनी तरफ से चाह रहे हैं कि अगले वर्ष तक या उससे अगले वर्ष तक बिल्कुल 0-0 हो जाए, और हमारा जो सहयोग है वो पेरेंट्स के प्रति पूरा रहे, और पेरेंट्स का जो सहयोग है वो स्कूल के प्रति पूरा रहे। सर, आप सभी से एक सवाल है, सभी टीचर से, बाई चांस ज़्यादा टीचर बनते हैं आज के समय में या बाई चॉइस? आप बताना चाहेंगे कोई? मेरी तो चॉइस नहीं, आपकी नहीं, मैं एक कॉमन सवाल है कि बाई चांस टीचर ज़्यादा अच्छा है या बाई चॉइस टीचर ज़्यादा अच्छा है बच्चों के लिए? बाई चॉइस, क्योंकि उसकी वो चॉइस है, वो फील्ड है, उसे टीचर बनना है, उसे वो काम करने में अच्छा लगता है, तभी वो चीज़ वो करेगा, पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी से, डेलीगेशन से वो काम को करेगा। अगर बाई चांस बनता है तो वो उसको बोझ की तरह लेगा कि नहीं मुझे जाना है यहाँ पे, बोझ की तरह वो काम करेगा उसको। अच्छा सर, आपके स्कूल की विशेषताएं क्या हैं? आने वाले सेशन में अभिभावक क्यों आपके स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराएं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपका कि किसी भी पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही अपने महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि वो अपने बच्चे का किसी भी विद्यालय के अंदर क्यों एडमिशन कराए, और वो विद्यालय हमारा है या किसी और का है। जी सिर्फ आप अपने के बारे में? हाँ, हम अपने बारे में ही बता रहे हैं कि एक जनरल क्वेश्चन है पेरेंट्स के माइंड में कि वो अपने बच्चे का किसी भी विद्यालय में एडमिशन क्यों कराए। तो हम अपने विद्यालय के अंदर बताना चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन जो चीज़ चाहिए पेरेंट्स को, वो चाहिए एक अच्छा स्टाफ। सबसे पहले पेरेंट्स की जो एक डिमांड है वो सबसे पहले होती है कि अच्छा स्टाफ, अच्छा एटमॉस्फेयर और बढ़िया फैसिलिटीज़। स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ बढ़िया होनी चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर है, वॉशिंग एरिया है, और बाकी इसके अलावा जनरेटर की सुविधा है, और बाकी सबसे बेहतरीन जो सबसे बढ़िया जो चीज़ जो पेरेंट्स चाहते हैं वो चाहते हैं अच्छी से अच्छी पढ़ाई, जिससे उनका बच्चा अच्छी पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसके साथ में बच्चों के साथ संस्कार, एक अच्छा संस्कारी बच्चा और अच्छा एजुकेशन लेकर के जब आगे समाज में जाता है तो उसमें टीचर का भी जो सर है वो गर्व से उठ जाता है। चलिए, अभी मैं आप सबसे एक सवाल और है, मैंने अभी देखा एक स्कूल में, मैं कहीं बैठा हुआ था, जो एग्ज़ाम है हमारे इस समय, एग्ज़ाम के साथ साथ बच्चे पर एक दिमागी तौर पर एक सबसे बड़ा दबाव होता है स्कूल की तरफ से कि फ़ीस समय पर भरें आप, अन्यथा आपको स्कूल में बैठने क्लासेस में पेपर देने नहीं दिया जाएगा। अब वो बच्चा एक तो मानसिक तौर पर एग्ज़ाम के दबाव में है, दूसरा फीस को लेकर के जो उनके माँ बाप की कमी है कि जो समय पर नहीं भर पाते। ऐसे इस पर कुछ कहना चाहेगा आप में से कोई इस पर कुछ कहना चाहें? जी सर, फीस को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे पेरेंट्स की सारी नीड्स ज़रूरत होती हैं, बच्चों को एजुकेशन के लिए उनकी फ़ीस भी तो नीड है, उसको भी तो नीड समझना चाहिए कि वो भी उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन वो बच्चा क्यों सफ़र करे? पेरेंट्स को समझना चाहिए ना, तो पेरेंट्स को देखना चाहिए ना कि हम अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाएं, तो फीस तो हमें टाइम पे पेड करनी होगी सर। विदाउट फीस के कैसे कर सकते हैं? अगर वो टाइम पे फीस नहीं देंगे, हम स्कूल का डेवलपमेंट कैसे करेंगे? टीचर्स को सैलरी कहाँ से देंगे? विदाउट सैलरी के तो टीचर्स भी वर्क नहीं करेंगे ना सर। उसके लिए तो पेरेंट्स को थोड़ा सोचना चाहिए स्कूल के लिए। चलिए, आप सभी पेरेंट्स से एक अपील है पॉजिटिव न्यूज़ की, क्योंकि मैंने खुद देखा कई स्कूलों में बैठ करके इस समय कि कई स्कूल वाले फ़ोन करते रहते हैं हमारे सामने, मेरे सामने देखा मैंने कि भाई आपने फ़ीस भरनी है, अन्यथा बच्चे को एग्ज़ाम्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। बच्चे के सामने ये बातें कही जाती, तो बच्चा एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर, और दूसरा उस बच्चे को ये रहता है कि माँ बाप ने फ़ीस नहीं भरी तो कब वो फ़ीस भरेंगे। तो इस तरीके की चीज़ों से बच्चे को कम से कम स्कूल को और अभिभावक को दोनों को दूर रखना चाहिए। वो आपस का मामला है तो आपस में स्कूल में बैठ करके आप बातचीत करें कि फ़ीस कब और कितनी या कैसे भरनी है, वो एक अलग चीज़ है। आप सभी सीधे तौर पर पॉजिटिव न्यूज़ के साथ जुड़ रहे, और लगता है कि आप सभी को ये कार्यक्रम भी पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।